मैं डॉक्टर प्रदीप जी का ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज के वक्ता वही हैं। थोड़ा सा मैं उनका परिचय भी देता हूं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी डॉक्टर सुशील शर्मा जी स्वर्गीय गुरु जी के पुत्र हैं और इन्हीं की वजह से, गुरु जी की वजह से या गुरु जी के शिष्यों की वजह से मेरा परिचय इनसे हुआ। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी मेरठ निवासी हैं और माइंड चिकित्सा से ही, पूर्णतः माइंड चिकित्सा से ही अपने रोगियों का निवारण करते हैं। तो आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रदीप जी का मैं स्वागत करता हूं और उनसे आज गुजारिश करता हूं कि कृपया वे अपने वक्तव्यों से हमें अवगत कराएं और माइंड चिकित्सा के बारे में कुछ अपने अनुभव हमको प्रकाशित करें। धन्यवाद। डॉक्टर प्रदीप जी किस्मत के काफी धनी हैं। एक तो गुरु जी स्वर्गीय श्री सुशील जी का पुत्र होने का उन्हें गौरव प्राप्त है और साथ ही डॉक्टर एम.एल. सहगल जी का आशीर्वाद भी प्राप्त है, क्योंकि डॉक्टर सहगल साहब इनके यहाँ काफी दिनों तक रहते थे और इनके पिताजी और उनके बीच में मेंटल चिकित्सा पे काफी अच्छी चर्चाएं होती थी और ये उनको चर्चाओं को बचपन से ही सुनते आए। जब ये कॉलेज के स्टूडेंट भी नहीं थे होम्योपैथी का, और उसी के कारण से इनकी रुचि इस ओर अग्रसर हुई। सबसे पहले मैं सभी को यथा योग्य अभिवादन करना चाहूँगा। मेरी तरफ से सभी को प्रणाम, नमस्कार। मेरा सौभाग्य है कि मैं एक होम्योपैथिक परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरे फादर एक बहुत अच्छे होम्योपैथ थे। होम्योपैथिक फैमिली से जुड़ा होने के कारण मुझे कॉलेज जाने से भी पहले से ही होम्योपैथी के बारे में काफ़ी समझ थी कि होम्योपैथी क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरीके की दवाइयाँ इसके अंदर होती हैं। बहुत सारी दवाइयों के नाम भी मुझे जानकारी थी। तो शुरू से ही, बचपन से ही कुछ रुझान होम्योपैथी की तरफ रहा और ईश्वर की कृपा से हमारा प्रोफेशन भी यही बन गया। गुरुदेव का सानिध्य मिला। मेरे फादर एक बहुत अच्छे स्ट्रिक्ट होम्योपैथ थे और जब ये सहगल सिस्टम शुरू हुआ, बिल्कुल इस स्कूल की ओपनिंग हुई, तभी से ही मेरे फादर इस स्कूल से जुड़े हुए हैं। उस समय पर बहुत कम रूब्रिक्स की पहचान हो पाई थी, लेकिन वही बात है कि उनके अंदर एक बहुत दृढ़ विश्वास था कि ये रास्ता बिल्कुल सही है और इसी रास्ते पर चलना चाहिए। इस कारण से वो बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर सहगल सिस्टम से जुड़े। हमने अपने जीवन में, क्योंकि प्रैक्टिस करते थे फादर, तो हमारा एक क्लिनिक घर पर भी था उनका, तो हमने भी बहुत सारे केसेस अपनी आंखों के सामने ठीक होते हुए देखे। तो हमारा होम्योपैथी के प्रति एक मनोयोग बढ़ता चला गया। जैसे घर में भी परेशानी होती थी तो हमने देखा हमारे फादर ने कभी हमें एलोपैथिक दवाइयाँ खाने नहीं दी। नौबत भी नहीं आई ऐसी कि भी हमें एलोपैथी कभी खानी पड़े। हमेशा कुछ भी परेशानियाँ हुई, मुझे खुद को टाइफाइड हुआ या जॉन्डिस हुआ, निमोनाइटिस हुई, हमेशा होम्योपैथिक दवाई से ही हम ठीक होते रहे। और परिवार में कभी हमने देखा नहीं कि भी किसी को एलोपैथिक दवाई देनी पड़ी हो। जिससे ऐसा होने से हुआ क्या कि होम्योपैथी के प्रति एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस सहगल सिस्टम के लिए हुआ, क्योंकि हम इसी सिस्टम के कारण होम्योपैथी को, जो उसके बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे सिंगल रेमेडी, सिंपल सब्सटेंस और मिनिमम डोज, इनका हमने प्रैक्टिकल होते हुए देखा।
जब जाकर हमने कॉलेज में पढ़ाई शुरू की तो ऑर्गेनल में आप सब जानते हैं कि नोट्स डॉक्टर महेंद्र सिंह के नोट्स थे। उन नोट्स में सबसे पहले जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए थे उनमें ये 3 मुख्य बिंदु थे, और ये हमने अपनी आंखों से जो है होते हुए देखे थे। तो हमें लगा कि हम जो होम्योपैथी हमारे फादर करते हैं वो बिल्कुल ठीक है। कभी हमारा मन डामाडोल भी नहीं हुआ कि भाई हम किसी और सिस्टम को झांकें या उसमें देखें भाई वहाँ पर क्या ऐसा होता है। जैसे बहुत सारे लोग कॉम्बिनेशन थेरेपीज करते हैं या और भी तरीके हैं क्लासिकल। मेरे परिवार में और लोग हैं जो क्लासिकल होम्योपैथी करते हैं, मैं उसको गलत भी नहीं मानता। उनकी अपनी तरीका है काम करने का, उसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मकसद ये है कि जो होम्योपैथी के सिद्धांत हैं उनका ठीक से पालन किया जाए। आप चाहे क्लासिकल तरीके से करते हो या सैगल सिस्टम से करते हो, वो महत्वपूर्ण उसके लिए है जो डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको कैसे सिम्टम ऑब्जर्व करना है उसको बेहतर समझ आता है। पेशेंट को ऑब्जर्व करना और उससे लक्षण बनाना या रूब्रिक्स में उस भाषा को कन्वर्ट करना, ये आवश्यक नहीं कि सभी इसमें पारंगत हो पाए। हालांकि प्रयत्न करने से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये तरीका नहीं समझ आता, तो कोई बात नहीं, वो क्लासिकल भी करते रहे, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो ये कॉम्बिनेशन सिस्टम चल पड़ा है आजकल, ड्रॉप्स हैं, सिरप्स हैं, टैबलेट्स, कॉम्बी टैबलेट्स आती हैं, हमें तो कभी कभी पता लगता है देखने में जाते हैं जब किसी स्टोर पे, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि भाई क्या क्या होम्योपैथी में आ गया। और ये होम्योपैथी का कोई भी सिद्धांत जो है वो यहाँ पर अप्लाई होता नहीं दिखाई देता। तो पता नहीं क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं। खैर, ये हमारे विषय से भिन्न बात हो जाएगी। आज मैं आपके साथ अपने क्लिनिक में जो 1-2 केस हुए हैं वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा जी ने, मुंडेपी जी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं आप सबके साथ अपना कुछ अनुभव साझा करूं। तो चलते हैं, आइए देखते हैं कैसे हमने केस को हैंडल किया। तो ये केस जो है एक 42 वर्षीय पुरुष रोगी का है। ये हमारे पास इनका फोन आता है, इन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इस समय क्लिनिक पर मिल जाएंगे। मैंने कहा हाँ, आ जाइए आप, कि हम इस समय से इस समय तक मिलते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद ही वो अपनी पत्नी के साथ आ गए। आके उन्होंने पूछा कि सर ऐसे ऐसे मैंने आपको फ़ोन किया था। ठीक है, आप बैठिए, आइए, क्या परेशानी है बताइए। तो कहने लगे कि सर मुझे जो है नींद न आने की समस्या है। तो स्वाभाविक सा प्रश्न यही उठता है कि भाई ये समस्या आपको है कब से। तो बोले कि सर ये समस्या तो मुझे बहुत पहले से है, मेरे ख्याल से शायद मैं जब 12th क्लास में था तब से मुझे ध्यान है कि मुझे ये प्रॉब्लम चल रही है। क्योंकि वो 42 वर्ष का व्यक्ति है और 10th उसने की होगी लगभग 16 या 17 साल की उम्र में 12th की होगी, तो उस हिसाब से लगभग 25 साल से वो इस समस्या से जूझ रहे थे। उसने भी खुद भी ये कहा कि साहब लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए जब से मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ। काफ़ी इलाज कराया मैंने, दवाई एलोपैथिक दवाई खाते हैं तो दवाई खाते रहो तो आराम मिल जाता है, नींद आ जाती है। लेकिन जैसे काफ़ी समय हो गया, 6-6 महीने 8-8 महीने लगातार दवाई खाते रहे, नींद आने लगी, और जैसी दवाई छोड़ने की या कम करने की कोशिश करते थे वो समस्या फिर वापस आ जाती थी। तो
फिर इन्होंने क्या करा कि ये दवाइयाँ बंद कर दी एलोपैथी। और जब कभी बहुत ज़्यादा समस्या होती तो 2-4 दिन ले लेते थे और फिर उसके बाद फिर छोड़ देते थे, जैसे एक आधी नींद आ गई। तो इन्होंने मुझे बताया कि सर अगर मैं दवाई नहीं लेता हूँ तो मुझे 3-3, 4-4 दिन लगातार, यानी कि 36-36 घंटे तक भी बिल्कुल नींद नहीं आती है। और पूरी पूरी रात, कई कई रातें ऐसे ही निकल जाती हैं, बिल्कुल भी सो नहीं पाता हूँ। फिर एक स्वाभाविक सा सवाल मेरे मन में आया कि भाई जब आपको उन दवाइयों को, एलोपैथी की जो दवाइयाँ आप खा रहे हो, उनको खाने से आपको नींद आ जाती है, तो आप क्यों छोड़ देते हो? एक आदमी को दवाई खा के ठीक रहता है, फिर भी वो दवाई छोड़ देता है, तो एक जायज सा प्रश्न आया मेरे दिमाग में। क्या लगा सर, ये जो दवाइयाँ है ना, ये एलोपैथिक दवाइयाँ नुकसान करती हैं, तो मैं इन्हें इसलिए लेना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं छोड़ देता हूँ। बहुत पर जब तक 2-2, 3-3 दिन तक जब नींद बिल्कुल नहीं आती है तो ले लेता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि कहीं ऐसा ना हो इन दवाइयों को लेते लेते कुछ अंदर और नुकसान ही हो जाए। तो हमने पूछा भाई फिर अब आप इसके लिए क्या कर रहे हो? जी फिर मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि भाई आप एक काम करो, आप होम्योपैथिक दवाई ट्राई करके देखो। मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपने होम्योपैथिक आयुर्वेदिक इलाज कराया कोई कभी अभी अभी तक? नहीं सर, कभी मेरे माइंड में नहीं आया था कि भाई इसका कुछ और इलाज कराया जाए। तो मेरी वाइफ ने कहा कि भाई अब की बार आप इसका होम्योपैथिक इलाज करा के दें। इसलिए फिर मैं आज मेरे माइंड में आया कि भाई मैंने गूगल पे सर्च किया नियर बाय होम्योपैथ्स, तो उसमें 3-4 डॉक्टर्स के नाम दिखाई दिए। जब उनको मैंने सर्च करके देखा तो किसी का क्लिनिक इस समय बंद था, कोई इस समय अवेलेबल नहीं होते हैं, किसी का टाइमिंग नहीं है। आपका टाइम था इस समय, आपका फ़ोन नंबर था, तो मैंने आपको फ़ोन किया, आपने कहा आ जाओ। हाँ, मैं आ गया आपके पास। मैंने पूछा सर आप कहाँ रहते हो? कहने लगा जी मैं यहीं रहता हूँ, हमारे पास ही करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ उन्होंने बताया कि मैं यहाँ रहता हूँ। क्या करते हैं आप? तो थोड़ा सा जैसे एक आदमी के अंदर एक इन्फीरियरिटी सी होती है ना, ऐसा उसको चेहरे पे मुझे लगा। तो उसने मुझे लगा सर मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ। कोचिंग? मैंने कहा कोचिंग में क्या पढ़ाते हो आप? सर जी फिजिक्स पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैंने कहा जी यहीं रहते हैं तो हो सकता है कहीं आसपास पढ़ाते हो। मैंने कहा जी कहाँ पढ़ाते हो आप? बोले सर वो बिजनौर के पास कुछ जगह उन्होंने बताई, मुझे ध्यान नहीं ठीक से, नजीबाबाद है क्या है मुझे ध्यान नहीं है। बोले सर वहाँ पढ़ाता हूँ मैं। तो हैरानी की बात मुझे लगी कि आप रहते तो मेरठ में हो, कोचिंग वहाँ पढ़ाते हो, ऐसा क्यों? सर मेरी वाइफ वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में है, तो मैं वहीं पे कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैंने कहा कि आपने बताया तो ये है कि मैं यहीं रहता हूँ, आप रहते हो वहाँ? कि नहीं सर वो मैं रहता तो वहीं हूँ, पर यहाँ मेरा पेरेंटल हाउस है, मेरी माता जी यहाँ रहती है। अच्छा। मैंने कहा भाई कौन कौन है आपके घर में, परिवार में? बोले सर अभी हमें इशू तो कोई हमारे पास है नहीं, और मेरी मदर है, एक और भाई है वो शादीशुदा है, वो भी कहीं बाहर रहता है, गुड़गांव रहता है इधर। मैं कहा जी फादर आपके? कहने लगे जी फादर मेरे
मेरे फादर पीसीएस ऑफिसर थे, परिवार में कुछ विवाद हुआ तो उन्होंने सुसाइड कर लिया था। कब की बात है ये, कह रहा है मैं छोटा ही था तभी की बात है। अच्छा, मैंने कहा भाई आपको ये जो परेशानी होती है इससे आपके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है? जैसे नींद नहीं आती है, नींद ना आने से आपके रोजमर्रा के जीवन पे क्या इफेक्ट आ रहा है? सॉरी। तो कहता है सर मुझे जो है ना गुस्सा बहुत आता है। मैंने कहा, भाई कौन सी बात है ऐसी जिसको गुस्सा आ जाता है? सर जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है मुझे, जरा सा। एक तो मुझे किसी की गलत बात बर्दाश्त नहीं है बिल्कुल भी। अगर मुझे लगता है कि कोई गलत बात हो रही है तो मुझे उस पर गुस्सा आ जाता है, मुझे लगता है कि वो गलत बात नहीं होनी चाहिए। जैसे उनकी पत्नी भी थी साथ में, उसने मुझे बताया कि सर ये बहुत छोटी छोटी बातों पे इन्हें गुस्सा आ जाता है। जैसे सपोज उसकी कपड़े धोए हैं हमने, तो उसमें ये रहेगा इन्हें कि मशीन धोने के बाद साफ कर दो, पानी निकाल दो, या बिल्कुल साफ सुथरा रखो, कपड़े ऐसे सुखाओ, या कपड़े सूख जाएंगे तो तय करेंगे तो कपड़े की ऐसे तय मत करो, ऐसे तय करो। मतलब इनको इनको जो है ना एक तरीके से दिमाग इनका अजीब सा ही है कि बिल्कुल भी जैसे ये चाहते हैं वैसे ही कपड़े तय करके रखो। जरा सा भी उसमें फिर थोड़ा सा भी परिवर्तन अंतर हो उसमें जैसे ये चाहते हैं उससे, तो इन्हें वो बात बर्दाश्त नहीं होती। फिर इस चक्कर में क्या होता है, ये इन्होंने आजकल खुद ही अपना काम करना शुरू कर दिया, कपड़े भी ये खुद ही धोते हैं और तय भी खुद ही करेंगे। तो कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे, तुम फिर गलत से कर दोगे, फिर मुझे गुस्सा आएगा, इससे अच्छा मैं खुद ही कर लेता हूँ। तो ऐसे भी जगह में और क्या परेशानी है, और कुछ होता है आपको? पहले सर जब नींद नहीं आती ना तो मन में थॉट्स चलते रहते हैं। तो कैसे थॉट्स चलते रहते हैं? पहले ऐसा कुछ भी आ जाता है मन में, जैसे मन में कोई भी एक्टिविटी हुई है वो आ जाएगी। इससे कुछ भी मतलब एक्स वाई जेड कोई ऐसा टिपिकल बात नहीं है उसमें कि भाई कोई विवाद हुआ है वही बात आएगी, या किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ कोई, कुछ भी आ जाएगा कि दिन में कुछ बात हुई, बस कुछ ना कुछ मतलब माइंड में चलता रहता है। एक थॉट हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा हटता है तीसरा आ जाता है, कोई ना कोई थॉट मेरे माइंड को परेशान करता रहता है, चलता रहता है, आता रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दो दो तीन तीन दिन पुरानी कोई बात आ गई, वही सोच रहा हूँ, नींद आती नहीं है, इस तरह के ख्याल चलते रहते हैं मन में। ठीक। तो अब मैं आपको कुछ एक रिपोर्टराइजेशन पे ले जाना चाहूँगा, क्या मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा? मैं वीडियो नहीं दिखाता हूँ आपको, मैं आपके प्रेजेंटेशन पे चलता हूँ, हाँ क्योंकि बिल्कुल। शायद ऑडियो नहीं आ पाएगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। तो अब हम इस केस में जब चलते हैं तो कुछ एक रूब्रिक्स मैंने बनाए हैं, उन पे आपको लेके चलता हूँ। दिखाई दे रहा है आपको? जी डॉक्टर साहब। हाँ। तो ये केस है जो हमने रेवोल्यूशनाइज होम्योपैथी के द्वारा प्रयत्न किया है ठीक करने का। अब इसमें सबसे पहला रूब्रिक जो मुझे समझ आया वो था इम्पल्सिव। अब ये इम्पल्सिव क्यों लिया? क्योंकि इस पेशेंट ने बिना विचार किए
अचानक से काम किया। कैसे? इसके माइंड में कई दिन से इसकी वाइफ ने कह रखा था भाई अब की बार होम्योपैथिक इलाज कराना। तो इसके माइंड में अचानक से आया कि भाई आज मुझे होम्योपैथिक इलाज कराना है। इन्हें फटाफट गूगल पे सर्च किया और जो जो डॉक्टर्स अवेलेबल थे उन्हें देखा। उसमें देखा कि भाई कौन सा डॉक्टर अवेलेबल है, तुरंत उसके पास आ गया। इसने ये नहीं सोचा कि भाई मैं इतनी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूँ तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाऊँ, किसी से पूछूं भाई किसके पास जाना चाहिए किसके पास नहीं जाना चाहिए। बिना ज़्यादा विचार किए हुए एक आवेग आया इसके मन में और ये तुरंत जो है आ गया हमारे पास। आप सबको ठीक लग रहा है मेरी बात? जी सर, ठीक है सर। समझ आ रही है ना? हाँ सर, आ रही है। ठीक लग रहा है हाँ ना? जी ठीक सर। लिया रूपी, गलत लिया? सही है सर। सही है, चलो थैंक यू। इसके बाद जो रूब्रिक्स हमने बनाए वो थे कॉन्ट्राडिक्शन, इनटॉलरेंट ऑफ। क्योंकि ये इसकी वाइफ ने बताया कि साहब इनको जरा सी भी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है तो वो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती, और बर्दाश्त नहीं होने के साथ साथ इनको गुस्सा आ जाता है उस बात पे। इसने मुझे बताया कि गुस्से में कभी कभी ये मारपीट भी कर देता था। और फास्टिडियस है कि जो चीज़ इसको जैसे बिल्कुल परफेक्टली कपड़े धोए हैं तो वॉशिंग मशीन को बिल्कुल ठीक करके रखो, काम बिल्कुल प्रॉपरली करो, कपड़े तय करने हैं तो बिल्कुल प्रॉपरली करो, उसमें ज़रा सा भी अंतर नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम इसकी कहाँ से शुरू हुई? क्योंकि इसको एक ग्रीफ हुआ, जो इसके फादर की डेथ हुई उससे इसको कहीं ना कहीं कोई ग्रीफ था, जिसके कारण इसको ये प्रॉब्लम शुरू हुई। एक रूब्रिक हमने लिया है थॉट्स रश ऑफ ड्यू टू स्लीपलेसनेस, और एक रूब्रिक ये हुआ हमारे पास इनजस्टिस कांट सपोर्ट। इन 8 रूब्रिक को जब हमने रिपोर्टराइज किया तो हमारे पास ये दवाइयाँ आई, आप देख पाएंगे इसमें जो नक्स वोमिका है इसको भी 7 पॉइंट्स मिल रहे हैं मेरे हिसाब से, और सीपीआई इसको 7 पॉइंट मिल रहे हैं। आर्सेनिक है ये भी क्योंकि साफ सफाई पसंद व्यक्ति है, इसको भी जो है 6 पॉइंट मिल रहे हैं। और हम सल्फ और फॉरम जो दवाइयाँ हैं इनको भी 6 पॉइंट मिल रहे हैं, साथ में कैल्केरिया फॉस्फेट। अब अगर केस को देखें तो क्योंकि केस एक नींद न आने की समस्या के रोगी का है तो सबसे पहला रुझान जो है वो नक्स वोमिका की तरफ जाता है, क्योंकि नक्स वोमिका में कुछ ऐसे रूब्रिक्स पाए जाते हैं जैसे कि एंगर, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन देयर प्रॉपर प्लेस, है ना? जब उसको जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो सही जगह पे नहीं मिलते हैं तो उसको गुस्सा आता है। उसके अंदर एक रूब्रिक आया था लॉन्गिंग, रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स। एक और रूब्रिक है उसके अंदर एलिमेंट्स फ्रॉम लव्ड वंस, फ्रॉम पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स। और एक बहुत प्यारा रूब्रिक है एंजाइटी फ्रॉम नाइट वॉचिंग। और इन सब लक्षणों को लेकर जब हम चलेंगे तो नक्स वोमिका वैसे भी एक मेल रेमेडी कहलाई जाती है, और जो सेकंड मेडिसिन जो सभी रोगी उसको कवर करती है वो सीपीआई आती है जो कि एक फीमेल रेमेडी है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या? डिस्टरबेंस हो रही है बीच में कहीं। भाई जरा आपने अपने माइक चेक कर लीजिए प्लीज, किसी का माइक खुला हुआ तो उन्होंने म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। अभी तक बात समझ आ रही है ना? कोई बात ऐसी तो नहीं जो नहीं समझ आ रही हो? प्रदीप जी, नंबर 4 रूब्रिक कैसे लिया आपने? जी जी नंबर 4 रूब्रिक। पर नंबर 4 रूब्रिक जो होता है नाइट वॉचिंग से उसको एंजाइटी होती है,
नक्स भूमिका के अंदर ये रूब्रिक पाया जाता है कि अगर वो रात भर वो जागा है तो उसको ये टेंशन होने लगती है कि मैं रात भर जागा हूँ, अब कैसे आगे मेरा कल का दिन सारा बेकार हो जाएगा, है ना। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो इस तरीके से अगर हम सोचते तो ये हमारी दवाई नक्स आ जाती और हम यहाँ पर नक्स दे देते अगर इस पेशेंट को, तो हमारा ये केस खराब हो जाता। क्यों खराब हो जाता है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। यहाँ तक ठीक है ना सर? जी सर, चले जी सर, आगे? ठीक हाँ है। जी, ठीक है सर। देखिए अगर अभी हमने रिपोर्टराइज किया था ये सारे रूब्रिक्स मिला के, तो नक्स भूमिका हमारी क्लियर कट एक रेमेडी निकल के आती है जिसमें आर्सेनिक और सीपिया बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन हमने ये रूब्रिक नहीं लिए, हमने केस को आगे बढ़ाया। आगे हमने उनसे कुछ और बात की, क्योंकि हमें आप प्रिजुडाइज होके रूब्रिक्स फिट नहीं करने हैं, क्योंकि रूब्रिक्स फिट जहां आप करना शुरू कर देंगे वहीं आपके केस खराब होने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक पेशेंट के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात नजर आई। एक तो जब वो बोल रहा था, तो जब मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक कमतरी, इंफीरियरिटी या कुछ ऐसा भाव था, क्योंकि उसके फादर पीसीएस ऑफिसर थे और वो एक कोचिंग पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है। मुझे ऐसा लगा, हालांकि मैंने इसको रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी जब ऑब्जर्व किया तो मुझे एक चीज़ समझ आई, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे उसके अंदर एक लाचारी का भाव महसूस हुआ। एक आदमी लाचार है कि यार हम 20-25 साल हो गए दवाइयाँ खाए जा रहे हैं, दवाइयाँ खाए जा रहे हैं और कोई समाधान नहीं निकल रहा। जरा सी दवाई खत्म कम करते हैं, बंद करते हैं, तो फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आखिर मतलब कुछ ऐसा तो हो जिससे कुछ इससे मुक्ति मिल सके। तो एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग मुझे उसके अंदर नजर आ रही थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि वो पेशेंट जो है वो किसी दूसरे के किए गए काम से खुश नहीं होता था, संतुष्ट नहीं होता था, और ऐसा होने के कारण वो उसने वो काम स्वयं अपने हाथ में ले लिए। तो इस स्थिति को हम रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस में लेंगे, क्योंकि उसने अपना रेस्ट खो दिया। उसे रेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था उसे कि दूसरा मेरे हिसाब से कर देगा। उसके अंदर इतना भी वो नहीं था कि बस धैर्य कि दूसरा काम करेगा, वो इस लायक होगा, इसे संतुष्ट कर दे। उन्होंने कहा ना, तुम रहने दो भाई, तुम करा ही मत करो, मैं खुद ही कर लूंगा, कपड़े भी मैं खुद ही धो लूंगा और ये तय भी मैं खुद ही कर लूंगा। तीसरा जो इम्पोर्टेंट रूब्रिक था वो था फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। उसको ये डर था कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं ये मुझे अंदर अंदर नुकसान पहुंचा देंगे, इसीलिए वो उन्हें लेना नहीं चाहता था। अगर ये हम रूब्रिक्स में मिलाते हैं तो आप देखिए क्या दवाई निकल के आनी चाहिए। ये हमने रूब्रिक, एक रूब्रिक इसमें मैंने दो और मिलाए हैं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये रूब्रिक है मेनिया अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशन, और एक रूब्रिक है केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट। अब ये डोमेस्टिक अफेयर्स क्या थे कि उसकी जो केयर आ रही है, जो जो भी उसके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसे खटक रही है, वो कपड़े धोना और कपड़े तय करना, जो कि साधारण से घरेलू काम। उसमें कोई, अगर वो उसको कोई बिजनेस की बात आती मन में तो हम शायद बिजनेस लेते, लेकिन उसके माइंड में ये छोटे से काम जो घर के होते हैं, घरेलू काम, वो उसके दिमाग में इतने हावी हो गए कि उसने सब काम कि भैया ये सब छोड़ के मैं तो ये काम मेरे हिसाब से होने चाहिए। तो ये रूब्रिक हमने लिया केयर्स फुल ऑफ डोमेस्टिक अफेयर्स अबाउट, और एक रूब्रिक हमने लिया ये मेनिया अल्टरनेटिंग डिप्रेशन। क्योंकि मेनिया क्या चीज होती है
मेरी एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आदमी इरेशनली किसी चीज के पीछे पड़ जाता है। अब ये जो इसकी ये धुन है कि भाई ये सब काम मेरे हिसाब से होना चाहिए, ये मैं नहीं आया इसको। और अल्टरनेटिव में डिप्रेशन, दूसरी तरफ ये डिप्रेशन का मरीज है जिसको नींद नहीं आती। तो ये दोनों स्टेट एक के बाद एक निरंतर उसके साथ चली आ रही है। तो इन लक्षणों के ध्यान में रखते हुए इस पेशेंट को सीपिया दी गई। और आप सुन नहीं पाएंगे, फॉलो मैंने रिकॉर्ड तो किया था इनका। आप कहें तो मैं उनकी भाषा जो है बोल के सुना दूंगा। एक बार प्रयास कीजिएगा तो अच्छा, एक बार कोशिश करते करिएगा, दोबारा देखते हैं। ठीक ठीक, अभी करते हैं। परेशान हो गया था। और भी दवाइयां खाई, आ रही है आवाज? ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। जब तक दवाई चलती Yes. अब आ रही है डॉक्टर साहब, अब आ रही है। आ रही है? हाँ, तो शुरू से चलाते हैं, है ना? जी जी जी, लगा दीजिए। सुनिए। नींद नहीं आती थी, काफी देर तक 36 घंटे तक नींद नहीं आती थी। रात हो जाती थी, सोचते सोचते कुछ ना कुछ विचार चलते रहते थे। और नींद ज्यादा से ज्यादा बात करके गुस्सा करता था किसी बात पे, छोटी बड़ी। और मैं कुछ ज्यादा परेशान हो गया था। और भी दवाइयां खाई, पर उनसे कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिली। जब तक दवाई चलती थी तब तक ठीक रहता था। और फिर जैसे कुछ कोर्स को बंद कर देते थे तो मेरा फिर से कंटिन्यू हो जाता था। मैं कम से कम 20 साल से परेशान था इस चीज के लिए। मेरे भाई ने सजेस्ट किया कि होम्योपैथिक के लिए ट्राई करो, उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। मैंने सर्च किया सर का, तो सर का कॉन्टेक्ट हुआ तो आया गया, इन्होंने और फिर मैंने महसूस किया कि विदिन 15 डेज ही मुझको काफी आराम मिला। जैसे मुझको नींद नहीं आती तो उसमें अब नींद अच्छे से आने लगी है। अगर फिलहाल मुझको 6 महीने हो गए दवाई लेते थे और अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। जैसे पहले बहुत छोटी छोटी बातों को मुझे गुस्सा आता था, अब इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता मुझको। और मैं प्रोग्राम नहीं दे पा रहा हूँ, हो जाता हूँ 7-8 बजे तक जाता हूँ, कभी थोड़ी देर जाती तो बेटर फील कर रहा हूँ। जैसे आपने बताया था मुझे कि आपके माइंड में विचार चलते रहते थे। भले अगर मैं लेट भी जाता था तो मेरे विचार डिसकंटिन्यू होते थे। अब कंटिन्यू है तो सोचता रहा हूँ, नींद नहीं आ रही है, एक विचार से दूसरा विचार जुड़ जाता था। पर अब मुझको जैसे लेटता हूँ तो करीबन 10-15 मिनट में मुझको नींद आ जाती है और मुझे काफी फायदा हुआ है। अच्छा, मैं को कुछ इस तरह का कोई विचार तो नहीं आता था कि मुझे नींद नहीं आती तो मैं इस तरह सुसाइड कर लूं? नहीं, ऐसा तो कभी भी मुझे विचार पहले कभी नहीं आया था। ऐसा विचार ऐसा तो कभी मन नहीं करता था कि भाई जैसे गुस्सा आता था तो किसी को मार दूं? गुस्सा मरी में हमको ट्राई भी कर देता हूँ, किसी से कोई गलत काम हो रहा होता है तो मार भी देता हूँ। किसी को गलत काम कैसा, मतलब कुछ भी छोटा बड़ा कोई जैसे घर में जो छोटी मोटी बातें होती रहती है तो ऐसे। जैसे आपने मुझे एक बार शायद विधान वाला बताया था कि जैसे कपड़े तय करने हैं और अगर वो किसी ने ठीक से तय नहीं करे और मैं छोटी छोटी मतलब बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें कोई जो चीज जहाँ रखी है होनी चाहिए वहाँ होनी चाहिए। और ये कपड़े होते हैं तो मैं अच्छे से तय करना चाहता हूँ, अगर नहीं करता तो फिर मुझे गुस्सा आता है छोटी छोटी बातों पर। तो फिर आप क्या करते थे उस समय गुस्से में? मतलब कपड़े खुद तय करते थे या तय करता था या फिर मैं चिल्लाता था उससे करवाने होते थे। अच्छा, अगर वो ठीक से तय नहीं वैसे आप चाहते हो वैसे नहीं कर पाए तो फिर गुस्सा आ जाता था आपको?
फिर आप कोशिश तो करते थे कि या तो मैं खुद ही कर लूं, या फिर भले किसी और से उसे चिल्ला के उससे करवाऊं। अच्छा, मेरी मन की होनी चाहिए। आप मुझे ऐसा लगता था कि मेरे जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ही हो। कुछ चीजें जो कुछ चीजों में चाहता था कि मैं जैसा मैं चाहता हूँ वैसे ही। अरे जैसे कभी वैसे कोई हर काम तो अपनी मर्जी से नहीं हो सकता, कुछ काम ऐसे होते थे जो अपनी मर्जी के खिलाफ होते थे, फिर उस समय कैसे हैंडल करते थे आप? तो ऐसे कुछ काम होती है जो मेरी मर्जी के खिलाफ होती है, उस समय कैसा करते थे और अब कैसा करते हैं? उसमें क्या अंतर आया? आता था तो मैं फील करता रहता था, पर अब मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया हूँ। अब हम गुस्सा आता है। जैसे अब इस तरीके के काम होते हैं कि भाई कपड़े के रखने सपोज या किसी प्रॉपर तरीके से रख दिए, तो मैं छोड़ देता हूँ कि क्या है भाई करना तो या कर ले, नहीं करना। अब ऐसा इतना गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आ जाता है जैसे ऐसा लोग कर की मारी थी, अब इतना गुस्सा नहीं आता। अच्छा, जैसे आपको लगता था ना मुझे अन्याय वाली बात बर्दाश्त नहीं है, परिवार में भी आपने मुझे बताया था कि अन्याय वाली बात मुझे बर्दाश्त नहीं होती। बस ये है कि छोड़ देता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कहता किसी को कुछ। अच्छा, बस सोच के अपना कि चलो छोड़ देता। अब वो चीज तो हावी नहीं होती माइंड के ऊपर, पहले वो बिल्कुल माइंड पे हावी हो जाती थी और वो विचार उसी के बारे में चलता है। बारे में फिर कितने 3 साल पहले 10 साल पहले सारे विचार घूमने लगते थे, ये नहीं कि कभी के विचार चले गए। 2-3 साल पहले के, 5 साल पहले के, 10 साल पहले पता कितने चलते रहते थे। लगभग 20 साल से आप परेशान थे। 20 साल से आप जो मेरे पास आए थे, आपको लगता है होम्योपैथी का आपको इतना फायदा हो सकता है? मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया था, उसका बिलीव था, मेरा भी था कि नहीं साइड इफेक्ट नहीं होते इसके। तो बेटर तो बात की नहीं, इसलिए वो आप आ गए थे। लेकिन वैसे कभी इससे पहले होम्योपैथी खाई थी आपने? नहीं, इससे पहले नहीं खाई, इससे पहले डॉक्टर साहब आप फॉलो अप अपनी डॉक्टर प्रदीप जी आप अपनी जुबान में फॉलो अप सुना दीजिएगा प्लीज। अच्छा, हाँ बस यही सारी बातें हैं। उसने फिर हमें बताया कि सर मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ और अब मुझे इतना गुस्सा भी नहीं आता है, अब मैं चीज़ों को थोड़ा सा लाइटली लेने लगा हूँ। जैसे अब कपड़े तय नहीं हो रहे हैं, देखिए कितना परिवर्तन दवाई देने के बाद आया कि अगर कपड़े अब ठीक से तय नहीं कर पा रहा है कोई दूसरा, तो अब ना तो उसे गुस्सा आता और ना ही वो खुद कर रहा है, अब उसने स्वीकार कर लिया उस चीज़ को। तो ये होम्योपैथिक दवाई देने के बाद उसका जो एक बिहेवियर था उसमें भी उसके अंतर आया, साथ साथ नींद भी अब उसे आने लगी है। किसी तरह की कोई 6 महीने के अंदर एलोपैथिक दवाई उसने नहीं खाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि इस व्यक्ति को 13 सितंबर 2021 को 3 डोज CPR-30 की दी गई थी। उसके बाद से आज तक ना तो दवाई रिपीट की गई है, ना उसकी पोटेंसी बढ़ाई गई है, कोई परिवर्तन दवाई में नहीं दिया गया है, सिर्फ सैक्लेक इसको दिया जा रहा है और ये बिल्कुल ठीक है। समझ आया जी ये केस? किसी को ठीक लगा? सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं। सर बहुत अच्छा केस था सर, ठीक। थैंक यू सर। ठीक लगा, चलिए बहुत अच्छी बात जी ली सर बहुत अच्छा था। अगर Really थोड़ा समय interesting, हो, Pradeep ji. Really interesting case. Thank you. अगर थोड़ा समय हो हाँ तो हम बिल्कुल इसी डॉक्टर तरह का एक और केस में बढ़े। हाँ डॉक्टर साहब जी सर। बहुत बढ़िया, चलिए। तो हालांकि समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो ये भी केस एक दूसरा केस ये भी इंसोम्निया का ही है, डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। ये एक महिला रोगी है जिसकी उम्र है लगभग 56 वर्ष, 56 ईयर्स। इनको भी नींद ना आने और डिप्रेशन की समस्या थी। पिछले 1.5 वर्ष से इनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और इन्होंने भी अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराया।
लेकिन उससे इन्हें कोई रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिला, बल्कि पिछले 1.5 साल के अंदर इनका वजन लगभग 19 किलो कम हो गया। ये पेशेंट, इनको गोइटर की समस्या थी। जैसे ये सामने बैठे तो हमने देखा इनको गोइटर था, तो इनसे पूछा गया भाई ये आपको कब से है, तो इन्होंने बताया कि सर ये तो मुझे पहले भी हो गया था, और 2004 में इसकी सर्जरी भी कराई गई, लेकिन अब ये फिर से जो है बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर साहब बस एक मिनट, ग्रुप में जिन जिन डॉक्टर्स ने कृपया अपने ऑडियो वीडियो खुले छोड़ रखे, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि बंद कर दीजिएगा। थैंक यू सर। तो नींद न आने के कारण ये महिला बड़ी, अब कह नहीं सकते नींद न आने के कारण ये कैसे, मतलब एक बुझी बुझी सी रहती थी। जैसे ये क्लिनिक में आई भी थी, तो ये बेटा इनका पकड़ के लाया था, हाथ पकड़ के आई थी, क्योंकि ये तो कमज़ोर हो रही थी। इस वजह से मैं कुछ पेशेंट देखता था, तो ये आके बैठी, मैंने देखा ये आके चेयर पे बैठ गई और मुंह नीचे करके इस तरीके से ही बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब हमने इनको बुलाया, तो बेटा इनका उठा के लाया और ला के चेयर पे बैठा दिया। मैंने इनसे पूछा भाई क्या नाम है आपका, उन्होंने नाम बताया। कितनी उम्र है? जी मेरी उम्र 56 साल है। कहाँ रहती हो? उन्होंने ठीक से बताया कि मैं वहाँ रहती हूँ। क्या करती हूँ? मैं हाउस वाइफ। इतनी बात इन्होंने बहुत धीमी आवाज में मुझे बताई। चेहरे पे जैसे एक बहुत मायूसी सी, एक मुरझाया सा, उदासी सी नजर आ रही थी। जैसे एक आदमी अंदर से परेशान होता है और उदास भी हो, इस तरीके का चेहरा मुझे नजर आया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको क्लियर केस के बारे में कुछ आइडिया हो जाए। बेटा इनका साथ का, मैंने उससे पूछा भाई क्या परेशानी चल रही है इनको, तो ये चुप रही, इन्होंने कुछ नहीं बताया। बेटे ने बताया कि सर ये जो है चुप बैठी रहती है, ना कुछ कहती हैं, ना कुछ बात करती हैं, ना किसी से कुछ मांगती हैं, कुछ नहीं करती हैं, चुपचाप बैठी रहती है बस सारा दिन ऐसे ही। जैसे कुछ या तो सोचती रहती हैं या क्या करती रहती हैं, हमें तो पता नहीं। हमने पूछा भी कि भी कुछ सोचती रहती हो क्या, तो इन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं कि भी कुछ सोचती हैं या चुप बैठी रहती हैं ऐसे ही। जब इनका बेटा मुझे ये सब बता रहा था, तो ये उस समय भी इन्होंने बीच में कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने इनसे पूछा कि भाई इन्होंने जो बताया है नाम, अपना, उम्र, ये ठीक बताई है? बेटे ने कहा हाँ जी ये तो ठीक बता दिया है। मैंने कहा भाई इन्हें परेशानी हुई कब से है शुरू? मैंने लगा सर लगभग 1.5 साल पहले मेरा बेटा है एक, उसको पता लगा कि उसको डायबिटीज मेलाइटस हो गई है, टाइप 1। अब उस बात का इनके मन पे जो है बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा, और ये तभी से ही जो है ये उदास रहने लगी और इनकी नींद कम आने लगी। इसी बीच में लॉकडाउन हो गया, उसी बीच में कोविड आने के कारण मेरे फादर को कोविड हो गया। कोविड के कारण मेरे पिता की डेथ हो गई। उसके बाद से ये और ज़्यादा गुमसुम सी, उदास सी, ऐसे चुप चुप से रहने लगी। दिन भर ऐसी बैठी रहती हैं, ना किसी से बोलती ना बात करती। मैंने कहा भाई फिर क्या करती रहती है? कह रहा जी बैठी रहती है बस। मैं कहा भाई घर में भाई इतने दिन हो गए, कोई लोग आते जाते भी होंगे। कह रहा जी कोई और आ जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे बैठी रहती है ये। पर हाँ अगर दामाद आ जाते हैं घर में, तो ये उनके पास बैठ जाती है, देख वहाँ बैठी रहती है, देखती रहती है भाई इनकी खातिरदारी ठीक से हो रही है नहीं हो रही है।
लेकिन बातचीत नहीं करना पसंद करती है, बल्कि ध्यान रखती है भाई नाश्ता वास्ता ठीक से लगाया नहीं लगाया है। और जैसे अगर मेहमान जाते हैं तो उसके बाद इनको ये भी रहता है कि भाई ये बर्तन वगैरह यहाँ से उठा के रख दिए जाए, मतलब ठीक ठाक हो जाए, जाके अपना बिस्तर में। बाकी अगर कोई और अनजान मेहमान आ जाता है, जैसे जिससे कोई इनका दामाद फॉर्मेलिटी नहीं करनी जिसके साथ इन्हें, तो ये आना नहीं चाहती है। मैंने पूछा भी घर में कौन कौन है आपके, ये मेरा एक थोड़ा सा जनरल बिहेवियर है, मैं पूछता ही हूँ। मैंने पूछा घर में कौन कौन है आपके, कहने लगे जी फादर के तो मैंने आपको बताया, डेथ हो गई, 2 भाई हैं हम और दोनों शादीशुदा है। बड़ा भाई है मेरा, उसके 2 बेटियां हैं, मेरे एक बेटी एक बेटा। तो ये समझिए कि इसके 2 बेटे हैं और उनमें दोनों बेटों में एक इसका पोता है, और उसी पोते को डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 हो गई। ये बात इसके लिए एक दुख वाली बात रही। इस पेशेंट को हमने 27 अगस्त को देखा था। 27 अगस्त को देखने के बाद हमने इनको कुछ दवाइयाँ दी। उसके बाद अब इनका फॉलोअप तो मेरे पास है नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या रूब्रिक हमने लिए थे। अभी मैं आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमने क्या क्या रूब्रिक्स लिए हैं। ये जो केस है, ये मैं अपने पिता को समर्पित करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण मैं आज इस सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से अच्छे ढंग से कर पा रहा हूँ। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि मैं इस लायक हूँ आज। तो ये केस को मैंने ये रूब्रिक्स लिए थे। नंबर 1 था ये एब्जॉर्ब बरीड इन थॉट्स। जब वो बैठी हुई थी तो उन्हें कुछ होश नहीं था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये मैंने देखा उन्हें, जो आके चुप मुंह नीचे करके बैठ गई। उन्होंने नहीं देखा कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, या कोई ईगरनेस दिखाई हो कि भाई मुझे दिखाना है जल्दी, नहीं। ग्रीफ साइलेंट था उनको, क्योंकि वो खुद साइलेंट थे और ग्रीफ उनको दिखाई दे ही रहा था। सिट्स स्टिल, स्टिल माने जो कोई हरकत नहीं करना, बैठे रहना। ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई इनको, ये शुरू हुई डिसअपॉइंटमेंट के कारण। डिसअपॉइंटमेंट क्या कि एक ही पोता है, उसी से ये आशाएं हैं कि चलो भाई एक पोता तो है मेरे पास, उसी के साथ ये समस्या हो गई। ये जो बुरी खबर मिली उन्हें कि इस बच्चे को डायबिटीज मेलाइटस हो गई, जो कि एक असाध्य रोग है, ये एक डिसअपॉइंटमेंट, ये बैड न्यूज डिसअपॉइंटमेंट की तरह आई और उसने उन्हें एक ग्रीफ दिया। ग्रीफ क्या चीज होती है? एक्यूट सॉरो और डीप सफरिंग। एक अचानक से गहरा दुख आ जाए जो बहुत गहराई तक प्रभावित करे। बैड डिजायर टू रिमेन इन, टॉक indisposed to, desire to be silent. Indifference, lies with eyes closed. Company, aversion to, कोई और आ जाता था तो इन्हें मन नहीं करता था देखने का। Spoken to, averse to be, बोलना पसंद नहीं करती थी। Detached, सबसे परिवार के किसी सदस्य से कोई बातचीत नहीं, सबसे अलग हो गई है अपने आप में। Indifference to his family, indifference to domestic duties, नहीं घर के किसी काम में कोई ध्यान नहीं देना। इनको ये लगा कि भाई तू तो अनफॉर्चुनेट है, तेरे एक ही पोता था तो उसको भी ऐसी समस्या हो गई। और ये जो फॉर्चून उनका पलटा है एकदम से कि उधर तो पोते को डायबिटीज हो गई और उनके हस्बैंड की डेथ हो गई,
इससे उन्हें सैडनेस आ गई। और फास्टिडियस हमने इसलिए लिया, सर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। हाँ कर दी हमने। फास्टिडियस इसलिए लिया क्योंकि वो बिल्कुल ध्यान रखती थी कि सब चीज़ ठीक से हो। तो इसको भी हमने CPI दिया था, और ये CPI सर नेक्स्ट स्लाइड दिख नहीं रही है। स्लाइड नहीं दिख रही है आपको? हेलो, पुरानी वाली है सर। नहीं दिख सर रही। पहले वाली है, पुरानी वाली नई वाली नहीं दिख रही है। अच्छा कौन सी स्लाइड दिख रही है आपको? पहली वाली ये अब्सॉर्ब्ड बरीड इन थॉट ग्रीफ वाली सर। अच्छा अच्छा चलो ताकि डिस्पोज टू तक दिख रही है सर। जी, अब आगे टॉक दिखाई इन दी? डिस्पोज, हाँ आप दिखाई दी सर। हाँ, तो ये रूब्रिक थे इसमें। इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज्ड, कंपनी एवर्जन टू, spoken to, averse to being, detached, indifference to the family, indifference to domestic duties, delusion unfortunate he is, sadness fortune from reverse of, sadness gloomy, और फास्टिडियस। इनमें से कोई रूब्रिक ऐसा है जो आपको गलत लग रहा हो या समझ नहीं आया हो इस केस में? सर वो ग्रीफ के लिए आपने क्या लाइन बोली थी, एक बार बता देंगे? ग्रीफ के लिए एक्यूट सॉरो वाला जो था। हाँ, एक्यूट सॉरो डीप सफरिंग, जिसका वो ऐसा तीक्ष्ण दुख। एक्यूट क्या होती है चीज? जो बहुत तेजी से आती है ना। बहुत तेजी से कोई चीज अगर प्रभाव डालती है और उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है, उसे बोलते हैं ग्रीफ। ऐसा गहरा दुख जिसका बड़ा गहराई तक असर हो जाता है। अच्छा जी, थैंक यू। है ना। और साइलेंट, क्योंकि वो साइलेंट मीन्स जो बाहर प्रदर्शित नहीं हो रहा, बोला नहीं जा रहा, किसी से कहा नहीं जा रहा कि मुझे दुख है, साइलेंट हो गई वो ग्रीफ में। तो इसको भी हमने ये रूब्रिक रिपर्टराइज करने के बाद ये सारे रूब्रिक्स लगाए थे। दिखाई दे रहे हैं आपको? जी सर। हाँ, तो इसको भी CPI 30 दी गई थी और 3 खुराक दी गई थी इनकी 27/8/2021 को, और इनको भी लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। कोई दवाई रिपीट नहीं की गई, कोई पोटेंसी नहीं बढ़ाई गई, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। अब वो परिवार में उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया, नॉर्मल तरीके से रहती हैं, बिल्कुल सब काम करती हैं, बिल्कुल खुश है, नींद भी उनको आ रही है, किसी तरह की कोई एलोपैथिक दवाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब नमस्कार, एक सवाल आपसे पूछना है। दोनों बिल्कुल केस बिल्कुल। आपके बड़े ध्यान से सुने, लेकिन जी ये दोनों केस जो है वो CPI आपने दी और जी ध्यान जाता है इग्नेशिया और एसिड फॉस की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक ठीक कहा आपने। चक्कर क्या है, हमें कहीं भी प्रेजुडाइज नहीं होना। मैंने जो दवाई दी, जो पेशेंट के अंदर लक्षण थे उसके आधार पर दी। मैंने दवाई के लक्षण के आधार पर पेशेंट को दवाई नहीं दी। इसलिए मैंने एसिड फॉस या CPI या इग्नेशिया या पल्सेटिला भी आ रही थी इसमें सेकंड मेडिसिन, या उधर नक्स आ रही थी, तो हमें वहां नहीं जाना। हमें पेशेंट को समझना है कि पेशेंट की नीड क्या है। आप हो सकता है एसिड फॉस देके भी इनको नींद दिला देते या वीकनेस दूर कर देते, या इग्नेशिया देके भी कर लेते, पर मैं समझता हूँ कि अगर सिंगल डोज देने के बाद पेशेंट में इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो ही इसकी सी मिनिमम थी। बात ठीक लग रही है? परफेक्ट परफेक्ट जी डॉक्टर। परफेक्ट। देखिए, मकसद हमारा अपनी दवाइयों को फिट करना नहीं है केस के अंदर। मकसद हमारा है इंडिविजुअलाइजेशन।
हमारी फिलोसफी क्या कहती है, हमने जब ऑर्गेनल पढ़ी तो हमें सबसे पहली चीज जो समझ आई थी वो ये आई थी कि टू बी एन अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। जब आप अपनी क्लिनिक पर बैठे हैं तो आपके दिमाग में पेशेंट को देखने के बाद कोई दवाई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में कोई भी दवाई आएगी तो आप घूम फिर के पेशेंट के अंदर उस दवाई को फिट कर ही लोगे। जब आप पढ़ते हो रूब्रिक्स आपके नॉलेज में, आजकल तो बहुत रूब्रिक्स इस तरीके के हैं कि मिलते जुलते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रूब्रिक आपको समझ आ ही जाएगा और आप उसे अपने केस में फिट कर लोगे। और उसके बाद आप जब मेडिसिन फेल हो जाएगी आपकी तो आपको ये लगेगा यार ये सिस्टम में गलत ही आ गए, हम तो रिजल्ट तो कोई मिलता नहीं। इस तरीके के बहुत सारे डॉक्टर्स हमें मिलते हैं कि जो सिस्टम से जुड़े, कुछ दिन उन्होंने सिस्टम को फॉलो किया, प्रैक्टिस की और फिर छोड़ दिया। वो आपको यही कहते हुए नजर आएंगे कि यार कुछ नहीं है, एक लिमिट है या हम लिमिटेड दवाइयों तक हैं। ऐसा नहीं है, ये तो आपके लिए लिमिटलेस हो गया। अगर आप रेपर्टरी का अध्ययन करते रहे, इतने रूब्रिक्स आते जा रहे हैं, नए नए रूब्रिक्स आ रहे हैं। अब जैसे कल ही एक टेलीग्राम पे एक ग्रुप था, मेरे पास तो कंप्लीट रेपर्टरी सॉफ्टवेयर नहीं है, उसमें एक रूब्रिक शेयर किया गया, प्रीवेसी इंसिस्ट ऑन। तो मैंने वो रूब्रिक देखा तो उसके अंदर एक दवाई थी सीपिया। अब जो मेरा पहला वाला केस था, जब वो मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा भाई आप फॉलो अप के लिए तैयार है? तो उसने कहा सर फॉलो अप के लिए तैयार है, लेकिन मेरा चेहरा नहीं आना चाहिए, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो रूब्रिक उस पेशेंट में अभी भी मौजूद है। ये इस बात को स्पष्ट समझाता है कि वो पेशेंट अभी भी सीपिया की डिमांड उसके अंदर है और अभी वो एक कन्वेलसेंस पीरियड में चल रहा है। हो सकता है कि आगे भविष्य में आके उसकी पोटेंसी मुझे बढ़ानी पड़े, पर अभी क्योंकि 6 महीने से कोई रिपीटिशन की जरूरत नहीं पड़ी है तो कोई ऐसा आवश्यक भी नहीं है कि ऐसा कुछ करना पड़े। ठीक है ना? तो किसी भी केस में दवाई को फिट नहीं करना, पेशेंट को समझना है, उसके नीड समझनी है, कोशिश करो उसका किंग पिन समझो। डॉक्टर सहगल ने अपनी बुक्स में दिया है ट्रिपल पी से पेशेंट को समझने की कोशिश करो और किंग पिन से मेडिसिन को समझो। उस पर्टिकुलर मेडिसिन की क्या डिमांड है, क्या वो डिमांड मैच करती है उस पेशेंट के साथ? अगर मैच करती है तो आपका केस कभी फेल नहीं होगा। हम भी फेल होते हैं, लेकिन उस केस में जब हम सफल होते हैं तो हमें समझ आता है कि हमसे गलती कहाँ हुई थी। अगर आप एक अच्छे होम्योपैथ बनना चाहते हैं और इस सिस्टम के थ्रू बनना चाहते हैं तो मेरी आपको सिर्फ एक ही एडवाइस रहेगी कि जो केसेस आपके फेलियर्स हुए हैं उन फेलियर केसेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उसमें जो महत्वपूर्ण बातें आपको नजर आती हैं उनको कहीं लिख कर रखिए और उनके आधार पर रूब्रिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। आज नहीं तो कल अगर वो केस आपके पास कंटिन्यूटी में है तो निश्चित आपका ठीक हो जाएगा, और अगर वो छोड़कर भी चला गया तो वो आपको आने वाले केसेस के लिए एक शिक्षा दे के जाएगा कि आने वाले केसेस में आप सफल हो पाएंगे। ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश रहेगी आप सबसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ मुझे सुना, मुझे समय दिया। डॉक्टर संजय कुमार शर्मा मुंडेपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके साथ अपना एक अनुभव साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सिंपल सा रुब्रिक पूछ लें, एक सिंपल सा रुब्रिक पूछ लें प्लीज। जो आपका पहला केस था
मैं टीचर तो हूँ उसमें नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश जरूर करूंगा बताने की। नहीं नहीं, जो पहला केस था कि उसको साइड इफेक्ट लग रहा था दवा का, इसलिए वो बीच में एलोपैथी छोड़ रहा था, जी तो उसमें आपने लिया फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग। जी तो जहाँ पे भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, हम डेल्यूजन पॉइजन भी ले लेती थी मैं तो, मतलब हाँ जी मैं, तो बिल्कुल, वो ही हाँ मैं हाँ क्लैरिफाई करना चाह रही थी कि हाँ जहाँ पे भी दवा का साइड इफेक्ट हो तो फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग, अगर पेशेंट कहे कि साइड हाँ इफेक्ट होते हैं इसलिए नहीं लेना चाहता, हाँ। तो फियर इंजर्ड ऑफ बीइंग तो रुब्रिक उसने लेना चाहिए उसने हमें। ये बात कही थी कि इसका नुकसान हो जाएगा, है ना, नुकसान हो जाएगा। है ना, हम्म। मैंने आपको बोला हम्म। था। और हाँ। देखिए पॉइजन क्या चीज है, पॉइजन मारता है। तो पॉइजन में तब आता है, जनरली हम तब लेते हैं तो सर ये तो जो है जहर है, एलोपैथिक दवाइयाँ तो जहर है, इन्हें ये तो बीमारी के साथ साथ किलर है, मरीज को भी मारती है। पेन किलर खाओगे, पेन को तो मारेगी, साथ साथ आपको भी मारेगी। तो पॉइजन क्या होता है, मारने का काम करता है। पेशेंट को लगता है कि यार ये तो तुझे भी मारेगी, वो कह रहा है मारेगी नहीं, वो कह रहा है इससे नुकसान हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। इंजरी क्या होती है, एक ब्लीच आ जाएगी कंटिन्यूटी में। ठीक लग रही है ठीक है, बात? थैंक यू। हाँ हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और किसी का क्वेश्चंस प्लीज? बिल्कुल। मैं समापन करूं फिर? हेलो 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 डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? हेलो। हाँ पूछिए प्लीज। हेलो, हाँ जी। ये आपने सेकंड वाले केस में एक आपने रूब्रिक बताया, फॉर्च्यून रिवर्स ऑफ, जी तो वो आपने कैसे लगाया? क्योंकि सर पेशेंट ने तो कुछ आपको आप सर सिम्टम फिर अभी बताया नहीं था। हाँ जी। पेशेंट ने हाँ खुद अपने आप से कुछ बोला? पेशेंट ने नहीं देखिए, बोला ना कुछ भी? पेशेंट ने तो कुछ भी नहीं बोला पूरे केस में, हाँ सारे सिम्टम ऑब्जर्वेटरी है। हाँ। देखिए क्या होता है, डिप्रेशन के जो केसेस होते हैं इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि डिप्रेशन में कई बार केस पेशेंट जो है बताता नहीं है। ये तो आपने गैस ही किया ना, रिवर्स, फॉर्च्यून रिवर्स ऑफ। मैं बता तो आपने रहा हूँ और आपको, हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ। हम्म, देखिए गैस की बात ये होती है, अगर ये क्वालिफाइंग एलिमिनेटिंग रूब्रिक होता तो निश्चित रूप से मैं इसको क्लैरिफाई जरूर करता। ये एलिमिनेटिंग रूब्रिक नहीं था, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई एक व्यक्ति है, उसके परिवार में एक ही पोता है, उसी के साथ ये प्रॉब्लम हो गई, और साथ साथ बीच में उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई। तो उसका सारा जो जो एक भाग्य आदमी का बदल नहीं जाता? आपको नहीं लगा ऐसा कि ये रूब्रिक ठीक है यहाँ पर? नहीं, मुझे जैसे ये लगता है कि अपना अपना सोचने का तरीका है। कुछ लोग हाँ, हो सकता है ये लैंग्वेज ना बोलें, कुछ और लैंग्वेज बोलें। पेशेंट ने तो लैंग्वेज बोली ही नहीं ना मैडम, बात ये है। और मैं डिप्रेशन के केसेस में कई बार देखता हूँ, अब जो ये डिमेंशिया के केस होते हैं कई बार पेशेंट नहीं बोलता, आपको ऑब्जर्वेटिव सिम्टम्स पे ही काम करना पड़ता है। नहीं, ऑब्जर्वेशन तो ठीक है। मैं जी आपको, आपका केस तो सक्सेसफुल है, आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं ना, तो नहीं फिर नहीं इसलिए। बिल्कुल ठीक है, मैं भी हाँ जी। उसको क्लैरिफाई हाँ करने की कोशिश कर हाँ रहा हूँ हाँ। आपको। तो ऐसा नहीं हम है कि मैं, आपकी बात हम्म, बिल्कुल ठीक है। अगर ये रूब्रिक मैं एलिमिनेटिव लेवल पे लेता कि भाई हम्म, इसी के आधार पर दवाई सेलेक्ट हो रही होती है और बाकी सारी सिम्टम्स जो है मैच नहीं कर रहे होते, उस दवाई को इंडिकेट नहीं कर रहे होते, तो निश्चित रूप से यहाँ क्वेश्चन मार्क लगता है। ये तो एक हम्म, कंक्लूडिंग रूब्रिक आया कि जब ये केस सीपिया का नजर आ गया, एलिमिनेट हो गया सारे सिम्टम्स के साथ, उसके साथ हमें ये भी दिख रहा है कि उसका फॉर्च्यून रिवर्स हो गया, तो ये रूब्रिक उसके साथ ऐड ऑन किया गया, ये समझिए आप, ठीक है ना। ठीक। हाँ। और तो एक जो अंडरस्टैंड रूब्रिक कि इस तरीके से सपोर्टिंग हम सपोर्टिंग रूब्रिक को रूब्रिक समझ बोलिए। पाए, आगे अगले केसेस में अप्लाई कर पाए। अगर हम नए हम्म रूब्रिक्स को इनको टच नहीं करेंगे ना, तो हम आगे हम्म केसेस में कैसे अप्लाई करेंगे, नहीं, बहुत इसलिए। अच्छा है। और एक जैसे वो भी प्राइवेसी वाला आपने बताया ना, जिसमें सीपीआर भी आपने पढ़ा कि नई जी न्यू एडिशन कंप्लीट रिपर्टरी में, जी ये एक, अगर कोई इंसान अपनी प्राइवेसी चाहता है तो हम इसको बड़ा डिसेंट और एक नॉर्मल वे में ले सकते हैं। हम उसको मेडिसिन दे के हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो उसको प्राइवेसी में से निकल आए, बोल्ड हो जाए? नहीं नहीं, हम उसको बोल्ड बनाने की बात नहीं कर रहे। अगर वो बोल्ड बनता
तो अब सीपीए तो हम उसे दे ही चुके थे, बोल्ड बच जाता। हाँ, ये आपने कहा ना कि मैं अब देखूंगा कि अभी उसमें ये वाला लक्षण है, हाँ, वो मैंने तो हम नहीं, उसको वो मैंने इसलिए आपको बोला कि देखिए प्रॉब्लम हमारे पास पेशेंट किस लिए आता है, प्रॉब्लम्स के लिए आता है, और दवाई हम प्रॉब्लम्स के लिए देते हैं। रूब्रिक्स हम जो बनाते हैं या जो हम उसकी मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करते हैं, वो हमें ये गाइड करती है कि हमें किस लेवल पे कौन सी दवाई को, पोटेंसी को मेंटेन करके चलना है, प्लेसिबो पे रखना है या उसको बढ़ाना है। अब क्या है कि ये रूब्रिक अभी हमने जब फॉलो बनाया तभी नजर आया, जब हमने केस टेकिंग की थी तब तो नहीं था पेशेंट के अंदर, ना हमारी नजर में आया था, अगर हो भी तो, है ना। तो ये जो अगर सिम्टम सीपीए का उसके अंदर अभी परसिस्ट कर रहा है, तो ये हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है, हम उस केस को या सीपीए को और बेहतर तरीके से समझने का एक अवसर दे रहा है हमें। ये बहुत इस अच्छा केस का रूब्रिक रूब्रिक है। नहीं है, हम्म। लेकिन क्योंकि एक रूब्रिक मेरी नजर में आया और वो केस में अभी नजर आ रहा है, तो ये हमें एक अवसर दिया उसने कि सीपीए को हम और बेहतर तरीके से समझ पाए, क्योंकि सीपीए सिक्रेटिव भी होता है। सीपीए जो है जनरली आप देखेंगे, सीपीए का जो पेशेंट होता है, जैसे ये पेशेंट था, तो ये दामाद के सामने क्यों चली जाती थी, सोचने की बात है ना भाई, उसके फ्रेंड्स आए हैं, पड़ोसी आया है, उसके सामने तो नहीं जा रही वो, लेकिन क्योंकि दामाद आए हैं उनके साथ, एक उसका एक सीपीए क्या करता है कि उसका एक स्टैंडर्ड जो उसने बना रखा है उसको मेंटेन करने के लिए कोशिश करता है। ये फास्टिडियस है, ये इसको पता है कि भाई क्या चीज किस तरीके से करनी है, उसी तरीके से करेगा। और दूसरी तरफ वो इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज नहीं पड़ा हुआ है, तो सीपीए चाहे मर भी रहा होगा ना, सीपीए का पेशेंट सबसे ज्यादा पुअर होता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इज सीपीए, ठीक है। एक रूब्रिक है डेनिगन पुअर थिंग, उसमें जो सबसे पुअर है, जैसे हमारे गुरुदेव बताते हैं, सबसे ज्यादा पुअर है सीपीए। तो सीपीए जब उसके अंदर बिल्कुल शक्ति नहीं रहती, जब वो एग्जर्ट कर लेता अपने आप को, जहां उसके अंदर इरिटेबिलिटी आने लगती है, इरिटेबिलिटी एक्सर्शन फ्रॉम, तो उस स्टेट में वो इंडिफरेंस में चला जाता है, जहाँ की वो इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज में पहुंच जाता है। तो ये सीपीए ध्यान रखता है कि कहाँ उसे इंडिफरेंट रहना है और कहाँ उसे रेस्ट के नोट में रहना है। जब उसे लगता है कि भाई जो जरूरी काम है, बच्चों को खाना देना है, तो वो खाना देगी, और जब उसे लगता है भाई हस्बैंड आया है, उसको खाना दे दिया, अब वो इंडिफरेंट हो जाएगी, अब हस्बैंड आ गया, अब ये संभाल लेगा अपने आप, ठीक है ना। तो हर दवाई की एक पहचान है, उसे समझना है। वेरी गुड। सीपिया फास्टिडियस में है, ये मेरे थोड़ा फर्स्ट टाइम पता चला। हाँ है, सीपिया को हम इतना फास्टिडियस नहीं समझते थे, केयरिंग को समझते थे। बहुत अच्छा समझाया आपने, थैंक यू जी, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको डिमेंशिया एंड अल्जाइमर में भी सक्सेस मिला? हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा केस है मेरे पास, कभी फिर मौका मिलेगा तो जरूर हाँ बताएंगे। प्लीज नेक्स्ट में आप करिए वो। अभी उसका फॉलो साहेब, अगर Thank फॉलो you. उसका आ जाए हमारे पास, रिकॉर्डिंग होगी तब आपको दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर आप साहब, थैंक यू आपसे सो मेरी मच। सबको एक गुजारिश मेरी और कर रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप जी, कि आपने एक बार और समय देना और अच्छे से समझाना। अभी लोग पहली बार आपसे परिचय ही हुआ है लोगों का, तो प्लीज, मैं वैसे तो कहता लेकिन थोड़ा सा आपको वक्त नहीं मिल पाता, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है। तो हाँ, मेरी हम मेरी भी सबकी एक गुजारिश रिक्वेस्ट है है, जी, प्लीज आप फिर से हमें एक बार पढ़ाइए। और मेरी 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 स्पेशल रिक्वेस्ट ये है कि इसी खूबसूरती से डेली प्रैक्टिस में फ्रीक्वेंटली यूज्ड रूब्रिक्स पे भी कुछ चंद मिनट में। आपकी आवाज कट गई, मैं समझ नहीं पाया क्या कह रहे थे। मैं ये गुजारिश कर रहा कि इसी खूबसूरती से डेली प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड रूब्रिक्स पे भी रोशनी फरमा दीजिए, चंद मिनट, आपकी बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, ठीक है, थैंक यू, जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक यू। नहीं देखिए, तो सभी रूब्रिक जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ये ROH4 में दिए गए हैं। अगर ROH सीरीज की आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे रूब्रिक्स दिए गए हैं,
वही सब फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नए रूब्रिक अलग से यूज करते हैं। और आप सब लोग तो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ तो मैं भी एस्टोनिश हो जाता हूँ नए नए रूब्रिक्स देख के, मैं भी वहीं से सीखता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे केसेस आप लोग शेयर करते हैं ग्रुप पे। जी सर। तो मैं ग्रुप की तरफ से, सबकी तरफ से, मनोभाव HSS और AMT की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद, आभार करता हूं, और सभी श्रोता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। यदि किसी को क्वेश्चनिंग या कुछ भी होती है तो वो मैं चाहूंगा राजीव शर्मा जी एंड कर दे। मेरी तरफ से तो ग्रुप का समापन हो चुका है। बस ग्रुप और का थोड़ा समापन ही कर देते हैं, फिर बाकी जो क्वेरीज हैं वो नेक्स्ट टाइम देते हैं ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। हाँ थैंक यू आज सर। बहुत अच्छा लगा प्रदीप शर्मा जी, बहुत अच्छा लगा। अगली बार आपसे हम पूरी उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से आज आपने सीपिया को एक पूरा एक चित्र बना दिया है सीपिया का, उसी तरह से अगली बार भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।